उसके वजह से क्या क्या तकलीफ होती है, संप्राप्ति किस तरह से बनती है, तीनों दोषों का प्रकोप कैसे होता है, और फिर वो संप्राप्ति घटक क्या है, कौन से स्रोत से इन्वॉल्व रहते हैं, और संप्राप्ति क्योंकि संप्राप्ति अगर हम लोगों ने समझ लिया तो चिकित्सा आसान हो जाती है। क्योंकि अगर हमें संप्राप्ति नहीं समझा तो फिर हम चिकित्सा की चिकित्सा करना तो लाक्षणिक चिकित्सा होता है, और हम एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज का कुछ ना कुछ हेतु रहता है। मिथ्या आहार विहार करना, उसके बाद में संप्राप्ति बनना, दोष दुष्ट सम्मूर्छना बनना। और दोष दुष्ट सम्मूर्छना कहाँ बन रही है? यत्र ख वैगुण्यत व्याधि तत्रोपजायते। ख वैगुण्यता जहां पर भी रहती है, जहां पर भी स्थान संशय होता है ख वैगुण्यता में, उधर ही दोष दुष्ट सम्मूर्छना होती है और वहीं पर ही व्याधि होता है। तो हम लोग प्रमेय देखेंगे। हम लोगों ने कल हेतु देखा था कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददिनी ग्राम्य औदप औदप रसानी पेंसी चब, ये जो बताया है कि कफ वर्धक आहार विहार का जब सेवन किया जाता है तो उसकी वजह से क्लेदक कफ की दृष्टि हो जाती है। संप्राप्ति अब और आगे हम लोग और विस्तार से और डिटेल में अंशांश कल्पना से देखते हैं तो त्रिदोष दृष्टि हो जाती है। यहाँ पर खासकर कफ दोष की दृष्टि हो जाती है। कफ दोष में भी क्लेदक कफ की दृष्टि हो जाती है, और क्लेदक कफ का जो द्रव गुण है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो भी विकृत स्वरूप का द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है। इसकी वजह से पानी पानी अगर ज्यादा हो गया तो क्लेदक कफ के आगे पाचक पित्त का स्थान रहता है, तो पाचक पित्त को मंद कर देता है। उसका जो उष्णता तीक्ष्णता नॉर्मल जो रहता है वह कम हो जाता है, और उससे अग्नि मान्यता हो जाता है। तो प्रमेह व्याधि में सबसे पहला जो चीज है, घटना जो होती है वह अग्नि मान्यता होती है। और अग्नि मान्यता हो रही है तो जाठराग्नि लेवल पे हो रही है। स्थूल अग्नि जो है जाठराग्नि वह मंद हो रही है, उसका इफेक्ट धात्वाग्नि पर भी पड़ता है, भूताग्नि पर भी पड़ता है। और यहाँ पर जो सारकिट विभजन है, स्थूल पचन सूक्ष्म स्थूल पचन जो होता है सारकिट विभजन वो भी विकृत हो जाता है। सूक्ष्म पचन जो हो रहा है सारकिट विभजन वह भी एकदम विकृत हो जाता है। तो जो धातु की अग्नि है, मतलब रस की अग्नि, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे धातुओं की अग्नि का मंदता होना, वीक हो जाना, ऐसा हो जाता है। उसकी वजह से धातुओं का परिपोषण जो होना चाहिए, धातुओं का पोषण नरिशमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। ये एक पहला क्रम से घटना हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि शरीर में जब क्लेदक कफ की दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है तो शरीर में क्लिन्नता आ जाती है। एक तरह से ऐसा सोचिए कि गंगा नदी जो है वो पूरा बाढ़ हो गई है। जितनी सहायक नदियां हैं, सोन नदी, गंडक नदी, ये सब में पानी पानी जमा हो गया है। इसी तरह से सारे स्रोतस में पानी पानी हो जाता है, क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर में क्लिन्नता बढ़ जाती है, और एक विकृत स्वरूप का क्लेद की उत्पत्ति हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लेद विसर्जन जो रहता है वह बिना फिल्टर किए हुए किडनी जो है, बस्ती जो है वह ऐसे का ऐसे ही निकालते रहती है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई प्रेशर रहता है कि उसको फिल्टर करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसकी वजह से मूत्र का प्रमाण में भी वृद्धि हो जाता है, और आविल मूत्रता मतलब गंदा गंदा गंदला यूरिन इस तरह से आने लगता है। तो यह एक व्याधि संप्राप्ति इस तरह से प्रमेय हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि सभी जो द्रव धातु है, अब पानी इतना ज्यादा आ गया है शरीर में, अग्नि मंद है, अग्नि इतना वीक है कि वो अग्नि मतलब क्लेद को पचा नहीं पा रहे, जैसा आ रहा है पानी वैसे ही आगे ढकेल दिया जा रहा है। सार्किट विभजन नहीं हो पा रहा है, पचन नहीं हो पा रहा है, तो द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्लिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो जलीय धातु हैं, जैसे कि हमारा मेद धातु है, सबसे पहले मेद धातु, ये प्रमेह व्याधि है, उसका सबसे ज्यादा अटैक कहाँ होता है तो मेद धातु पे होता है, इसको हमेशा याद रखिए। तो मेद धातु, रक्त धातु, और ऐसा भी बताया है कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है। तो जब मेद धातु विकृत होगा तो उसका मेदोव स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है तो वृक्क और वपावान बताया, ये आप लोग को मालूम है। तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट जो होता है मेद धातु पे होता है। फिर रक्त धातु, सेकंड जो धातु है वो रक्त धातु होता है। उसके बाद में शुक्र धातु, शुक्र धातु भी, शुक्र का मतलब विकृत स्वरूप का शुक्र बनने लगता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं ना कि अजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया के जो पेशेंट रहते हैं उनमें भी प्रमेय अगर रहा तो वह विकृत स्वरूप का ही बनने लगता है। फिर लसिका, लिम्फेटिक सिस्टम्स अपने आयुर्वेदाचार्य ऋषि मुनि लोगों को मालूम था, वो बोलते हैं कि लसिका वह स्त्रोतस जो है उसका उल्लेख स्पेशल स्त्रोतस के रूप में नहीं बोला है, लेकिन लसिका भी यहाँ दूषित हो जाती है, तो लसिका का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। उसी तरह से वसा, जो शरीर में वसा है, फैट्स है, वह सब विकृत हो जाता है। उसी तरह से मज्जा, मज्जा धातु का भी विकृति होने लगता है। तो इसलिए आगे आप लोग देखेंगे कि जब मधुमेही रोगी रहते हैं तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। जहां जहां मज्जा धातु का है, जहां पर भी मज्जा धातु रहती है, आंखें भी रहती है, मैकुलर डिजनरेशन होता है ड्यू टू डायबिटीज,
फिर रेटाइना में बहुत ज्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं डायबिटीज की वजह से, दिखाई देना कम होने लगता है। फिर उसके बाद में मज्जा तंतुओं पे इसका इफेक्ट होता है, न्यूरोपैथी होता है, नेफ्रोपैथी होता है, गैंग्रीन होता है। तो मज्जा का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद में रस धातु, रस का स्थान बाद में बताया है, पहले मेद और रक्त पे ज्यादा जोर दिया है। और फिर रस धातु भी हो जाता है, ओज भी क्षय होने लगता है। यहाँ पर जो शरीर का प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनिटी है, बहुत वीक होने लगता है। ओज का बहुत ज्यादा विकृति होने लगता है, यहाँ पर दूषित होने लगता है। अब गंदा पानी है गंगा नदी का या यमुना नदी का, बाढ़ का पानी है, वो अगर घर में भी जाएगा तो वो गंदा ही रहेगा, वो गंगाजल नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, और घर भी दूषित कर देगा। वहां पे ड्रेनेज का पानी भी खुल जा रहा है, नाली और नाले का पानी भी आ जा रहा है, वहां पे जो जीव जंतु है वो भी घर में घुस जा रहे हैं। मतलब सारा विकृत स्वरूप का एक तरह से बाढ़ आ गया है। इस तरह से संप्राप्ति हो जाती है। फिर मांस और कफ भूइष्ठ जो भाव पदार्थ है, कफ वाले जितने भी भाव पदार्थ है वह सब दुष्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो मेद बताया वो बद्ध और अबद्ध मेद। बद्ध मेद जो रहता है, जो जैसे यहाँ पर आप लोग ऐसा सोचिए कि कॉटन है, वो अगर हम कॉम्पैक्ट कर दिया, मॉलिक्यूल जो है वह सारे जुड़ जाते हैं, तो वो बोलते हैं बद्ध मेद। और जो नहीं जुड़े हुए रहते हैं उसको बोलते हैं अबद्ध। और अपाचित मेद रहते हैं, ये पचे हुए नहीं रहते, विकृत स्वरूप के रहते हैं, जिनका ये जो रहते हैं संयोग ये नहीं हो पाता है, वो अबद्ध मेद रहते हैं। और बद्ध मेद जिनका संयोग हो जाता है और एक बड़ा सा ऐसा चीज गोला बनाते हैं। इस तरह से समझिए कि मेद, बद्ध और अबद्ध मेद, ये सारा विकृत स्वरूप का यहाँ पर तैयार हो जाता है। ये एक संप्राप्ति होती है। दूसरा क्या होता है कि ये तो कफ वाला सारा हो गया। मैंने कफ 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 और क्लेद और कफ ये सब बता दिया। अब यहाँ पे पित्त का भी प्रकोप हो रहा है, पित्तवर्धक आहार विहार का भी सेवन किया जा रहा है कफ के साथ में। तो क्या होता है, पित्त की दृष्टि होती है, पाचक पित्त की दृष्टि होती है। पाचक की जो मतलब द्रव गुण से वो विकृत हो रहा है, इसकी वजह से अग्नि मंदता हो रही है और पाचक अग्नि विकृत हो रहा है। यहाँ पे पाचक अग्नि का विकृत होना सबसे, और आम की उत्पत्ति होना, क्लेद का उत्पन्न होना, मेद का बनना, ये सब होता है। तो धातु परिपोषण क्रम अच्छे से नहीं हो पाता है। परिणमन क्रिया, अच्छा रस धातु नहीं बनेगा, अच्छा रक्त नहीं बनेगा, अच्छा मांस नहीं बनेगा, अच्छा मेद नहीं बनेगा, अच्छा अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बनेगा, विकृत स्वरूप का सब बनने लगता है। उसी तरह से वात की दृष्टि अगर हम लोग देखेंगे, जो कफ वर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, अव्यायाम कर रहे हैं, उसके साथ में रात्रि जागरण भी कर रहे हैं, मोबाइल पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, काम शोक भयाद वायु, शोक में रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो वायु का भी प्रकोप रहा है। वातवर्धक आहार विहार का भी सेवन किया जा रहा है, जैसे अति रात्रि जागरण, अति मैथुन, फिर अति सोचना, चिंता करना, ये सारी जो चीजें बहुत सारा एक व्यापक हमारा हेतु का बताया है। आप लोगों को मालूम है कि तिलक महाराज विद्यापीठ है पुणे में, तो तिलक महाराज विद्यापीठ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो स्वर्गीय ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भारत सरकार की तरफ से तिलक महाराज विद्यापीठ को कुछ फंड दिए थे बहुत सारे। तो वहां पर जितने अपने आयुर्वेद के जो चिकित्सक लोग हैं, वह सभी लोग एक टीम बना था बहुत सारा। तो वहां पर जितने भी अपने संहिताओं में हेतु हेतु है उसका संग्रह किया गया कि कौन कौन से हेतु अपने ग्रंथों में लिखा है, उसका रेफरेंस के साथ हेतु लिखा गया। तो वह एक कोश बना, हेतु कोश। उसी तरह से लक्ष्य लक्षण लक्षण लक्ष्य एक दूसरा कोश बना, और तीसरा एक कोश बना औषधि संग्रह, औषध कोश, हेतु लिंग औषध। इस तरह से कोश के ऐसे बड़े बड़े किताबों, बड़े बड़े वॉल्यूम्स में बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो वहां पर सारे हेतु मिल जाते हैं, हर व्याधि का हेतु क्या है। तो इसी तरह से वात की दृष्टि के सारे हेतुओं का सेवन किया जा रहा है। तो समान वायु और अपान वायु की दृष्टि हो रही है। समान वायु क्यों है, क्योंकि पाचक अग्नि विकृत हो रही है। अपान वायु की दृष्टि हो रही है क्योंकि अपान वायु जो है वह विकृत स्वरूप से मूत्र का त्याग कर रहा है, सार्किट विभाजन नहीं हो पा रहा है, तो फिर मूत्र इतना ज्यादा बन रहा है, क्लेद इतना ज्यादा बन रहा है कि आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, अपान की दृष्टि तो यहाँ पर हो ही रही है। उसी तरह से समान का हो रहा है, तो पाचक अग्नि विकृत है, तो समान वायु की भी दृष्टि हो रही है। ये सबसे क्या होता है, पाचक अग्नि विकृत है, वात की विकृति है, इसकी वजह से क्या होता है, विकृत स्वरूप से क्लेद बहुत ज्यादा बनता है। वायु जो है वह शैतान बच्चा है, कफ भले वो शैतानी कर रहे हैं, लेकिन उसको और आगे तक संप्राप्ति बनाने में वायु का ही रोल रहता है। वायु ही सबसे दूषित है, जो मेन विलन है हमारे शरीर का। अच्छा बच्चा भी है, मतलब वो अगर प्राकृतिक रूप में रहे तो, इसलिए बोला है वायु यंत्र तंत्र धरा, जब ये बोलते हैं तो वायु अच्छा बच्चा भी है और शैतानी भी करता है, तो जबरदस्त शैतानी करता है। तो वायु जो है वो जब शैतानी के मोड में आ गया तो वह क्या करेगा कि मतलब पित्त को भी दूषित कर रहा है, खुद वायु खुद से भी दूषित हो रहा है, चल गुण बढ़ रहा है, और क्लेद की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लेद का विसर्जन जो है वह बहुत ज्यादा विकृत स्वरूप से हो रहा है।
बहुत ज्यादा प्रभुताविल मूत्रता ऐसा हो रहा है, और अग्निमांद्यता बहुत हो रही है, अपाचित धातु बन रहे हैं। तो ये सब प्रमेय प्रमेय इस तरह का संप्राप्ति बन जाता है, संप्राप्ति ये व्याधि बन जाता है। इसी तरह से जो दूषित वात पित्त कफ है, और खासकर कफ और जितने जलीय धातु हैं वो प्रकोपित हुए रहते हैं न दोष और दुष्य, तो ये पूरा शरीर में शिथिलता कर देते हैं। इस तरह से सोचिए कि अगर पूरा बाढ़ आ गया है, यूपी और बिहार पूरा डूब गया है, इतना बाढ़ आ गया है, मुंबई में भी बाढ़ आ गया है, तो वहां का कार्य प्रणाली जो है वो रुक जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, गाड़ी में पानी भर जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, बहुत सारे ऐसे काम। तो इसी तरह से अपने शरीर के जो धातु हैं वो शिथिल हो जाते हैं, वो लूज पड़ जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और मेद और कफ के गुण समान होने की वजह से कफ वृद्ध हो जाता है, शिथिल मेद शिथिल हो जाता है। इस तरह से और विकृति विकृति पे विकृति विकृति पे विकृति होने लगता है। एलोपैथी साइंस ये बोलता है कि एलोपैथी का साइंस जो है वो एक अलग ही साइंस है, वो बस बोलता है कि बीटा सेल्स ये इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर रहे, और इंसुलिन जो है, मतलब एलोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई ताला है, जैसे कि लॉकर होता है, लॉकर बैंकों में लॉकर होता है, तो दो चाबियां रहती है। तो एक ना बैंक वाले के पास चाबी रहती है, एक हमारे पास चाबी रहती है। तो जब हम वो चाबी घुसाते हैं तभी अपना चाबी घुसा के हम लोग उस लॉकर को खोलते हैं और पैसा निकलता है। दो चाबी कंपलसरी होता है, अगर एक चाबी से खुलना चाहिए तो नहीं हुआ। तो उसी तरह से इंसुलिन जो रहता है वह एक चाबी है, वो हमने लगा दिया तभी ग्लूकोज जो है वह एंटर कर पाता है, मसल्स तभी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो एलोपैथी साइंस ऐसा बोलता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो वो चाबी ही नहीं लग रहा है जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन मसल्स में हो पाए। तो वो लोग ये कॉन्सेप्ट मानते हैं, लेकिन वो ये, और इसके वजह से सारा मतलब डाइजेशन इम्बैलेंस होता है, सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन उनकी साइंस में ये चीज नहीं बताया है कि इसमें क्लेदोत्पत्ति हो रही है, कफ दुष्टि हो रही है, मेद धातु की दुष्टि हो रही है, सारे जलीय धातु की दुष्टि हो रही है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अग्निमांद्यता हो रहा है, ये सब है ही नहीं कॉन्सेप्ट। वो लोग क्या करते हैं कि शुगर लेवल को बस कम करना है, बस उस पर ध्यान देते हैं, और बाकी उनमें कोई ऐसा साइंस ही नहीं है। वो बोलते हैं आपको इंसुलिन दे रहे हैं तो आप शुगर लेवल को मेंटेन करने, थोड़ा बिस्किट खा लो, आप थोड़ा फ्रूट्स खा लो, वो ये सब बोल देते हैं। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद जो बोलता है वो अग्नि को अच्छा करता है, आम का पचन करता है, शिथिलता को दूर करता है। इसीलिए हम लोग जो है चिकित्सा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डायबिटिक गैंग्रीन हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि डायबिटिक गैंग्रीन हो गया, इसको कट करके निकाल दो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अब कहीं पर भी कोई भी अवयव में बहुत ज्यादा पानी है तो वो सड़न पैदा करेगा ही, पानी ज्यादा जमा होगा तो सड़न पैदा करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि क्लेद का शोषण करने लगते हैं, अग्नि को अच्छा करते हैं, सार किट विभाजन अच्छा करते हैं, धातुओं को अच्छा करते हैं। हमारा साइंस ही एकदम एकदम इतना ग्रेट साइंस है ना, इतना ग्रेट है कि हम लोग जब गैंग्रीन को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अभी यहाँ आयुष दर्पण के कितने सारे चिकित्सक हैं जिनके रिलेटिव्स का वो हाथ एम्पुटेशन करने के लिए बोला था, उंगलियां काटने के लिए बोला था, तो हमने आयुर्वेद की चिकित्सा से उनकी उंगलियां बचा दी। मतलब गैंग्रीन जो होता है ना, वो सड़न को भी हम रोक सकते हैं। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये जो प्रमेय का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह जान लिया तो आप कोई भी चिकित्सा को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम अग्नि को अच्छा करते हैं। अब अग्नि जो है वो जाठराग्नि लेवल से भी अग्नि रहती है, धात्वग्नि लेवल से रहती है, भूताग्नि लेवल से। अग्नि को अच्छा करना है, क्लेद को निकालना है और शरीर को शुद्ध करना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, शरीर को शुद्ध करना है। ये जो संप्राप्ति है उस पे हम काम करते हैं। जब हम संप्राप्ति को ठीक करते हैं तो अपने आप प्रमेय व्याधि, मतलब कफज प्रमेय तो साध्य हो जाता है। पित्तज जो रहता है वो प्रत्यक्ष है, ये याप पे रहता है, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो मिथ्याहार विहार करेगा ही, और वो कफ के विरुद्ध चिकित्सा करनी पड़ती है पित्त की, तो वो थोड़ा यहाँ पे रहते हैं। और वातज जो रहते हैं वो असाध्य बोला है, लेकिन हम उसको मैनेज करके रख सकते हैं। मतलब हम ऐसा रख सकते हैं कि पेशेंट 100 साल 120 साल तक रहे और उसको कोई व्याधि ना हो, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी ना हो, न्यूरोपैथी ना हो, नेफ्रोपैथी ना हो, किडनी फेलियर ना हो, गैंग्रीन ना हो, पिड़काय ना हो, हम उसको मैनेज करके रख सकते हैं। लेकिन एलोपैथी साइंस में ऐसा नहीं है। एलोपैथी साइंस मैनेज तो करता है, लेकिन उनका साइंस ये लगे कि वो रिसेप्टर्स पे, इंसुलिन पे, इन सब पे काम करता है। वो अगर कोई सड़ गए तो काट दो, पिट दो, ये कर दो, हाथ काट दो, ये काट दो। उनका इस साइंस, क्योंकि इतना एडवांस साइंस है, लेकिन इस तरह से नहीं विचार किया गया। और हमारा क्यों साइंस अच्छा है, क्योंकि हमारा साइंस जो है वो ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है, दिव्य दृष्टि से सब लिखा है। अब ऋषि मुनि का जो लेवल था वह लेवल तक अगर हम लोगों ने समझ लिया पूरा आयुर्वेद को, तब हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एक ना पुणे के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, जो ना बहुत बड़े बड़े चरक पे लेक्चर लेते थे और फॉरेन में जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, यूरोप में जाते थे,
यहाँ पर कास्टिज्म करते थे कि यहाँ पर हम केवल शुद्ध कोकणस्थ ब्राह्मण को पढ़ाएंगे आयुर्वेद, और किसी को नहीं करेंगे, और अपना नॉलेज भी नहीं शेयर करते थे। वो बड़े बड़े सीएमई लेते थे यहाँ पर पुणे में, और वो क्या करते थे, जैसे कि प्रमेय प्रमेय पे आज ये डॉक्टर का व्याख्यान है, तो वो ना 3 घंटे एक ही चीज बताएंगे, डल्हन ने ये कहा है, अरुंधत ने ये कहा है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, पूरा कहानी सुना देंगे कि इसने ये कहा है, वो कहा है। जब ट्रीटमेंट का भाग आता था ना, तो वो बस मुश्किल से 2 मिनट का टाइम देते थे, कभी अपना फॉर्मूला नहीं शेयर किया उन्होंने, और कि मैं इतना बड़ा ग्रेट हूँ, मैं मेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं केवल सिखाऊंगा तो कोकनस ब्राह्मण को सिखाऊंगा। मतलब नाम भी पैसा भी बहुत कमा लिए थे, और 10 पीढ़ियों से आ रहा था, कास्टिज्म बहुत करते थे। लेकिन ना जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो अंग्रेजों की कौन सी कास्ट है, वहां तो वो डॉलर्स में पैसा मिल रहा है, तो वहां सबको सब कुछ सिखाना है। लेकिन अंग्रेज लोगों को तो ना इतना चीज समझ आएगा, क्लेदर कफ, वो वहां पर इंप्रेशन झाड़ना है, वहां पर दवाई देना है, पैसा कमाना है। तो ऐसा उनको खुद को डायबिटीज हो गया। ये बात देखिए, भगवान भी जो है ना वो न्याय करते हैं। यहाँ पर इंडिया में लोगों को सिखाया नहीं, उन्होंने शेयर नहीं किया। और जो कास्टिज्म कर रहे थे उनका बेटा, अब वो बोल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण हूँ। बेटा जो था उसने दूसरे कास्ट में इंटर कास्ट शादी कर लिया, तो कौन सा ब्राह्मणत्व रह गया, क्या बात का घमंड। इंटर कास्ट शादी कर लिया, लव मैरिज हो गया। दूसरा बात है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नीयत अच्छी रखनी चाहिए, कि हमें सभी का अच्छा सोचना चाहिए, और कास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। कास्ट जो रहता है अपना धर्म निभाने के लिए कास्ट होना चाहिए, किसी को छोटा किसी को बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार है। तो उन्होंने क्या किया कि खुद को किडनी फेलियर हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो ली, अब डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, किसी से ज्ञान लेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं। तो उन्होंने खुद की दवाइयाँ बहुत सारी ट्राई की, उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, किडनी फेल हो गया। उसके बाद में उन्होंने चाइना में गए, और चाइना में पूरा पैंक्रियास का ट्रांसप्लांट कराया, कि नई टेक्नोलॉजी आई है। फिर किसी ने बोला कि वो जो गिरगिट होता है ना, चैमेलियन जो रंग बदलता है, वो मराठी में सरडा बोलते हैं, बड़ा जो छिपकली का जो रहता है लिजार्ड टाइप, जिसको हम लोग ये बोलते हैं गिरगिट बोलते हैं, जो रंग बदलता है, उसका लार से कोई डायबिटीज की दवाई बनी है, वो उन्होंने उसका वैक्सीन लिया, उसका सही बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे। लेकिन और एक बार तो उनका ऐसा हो गया, 60 साल के ही थे, पूरा पैर सूज गया, किडनी फेलियर इतना भयंकर हो गया, और फिर वो चले गए, इस दुनिया से चले गए। तो ये अहंकार जो है ना, कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, मैं अपना नॉलेज नहीं दूंगा, यही उनके अहंकार ही उनका विनाश का कारण हुआ। इसीलिए मैं ये बात आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ, कि हमें ना अहंकार नहीं करना चाहिए। हम अगर ये बात आपको नहीं बताएंगे और आप लोग मुझे कुछ नहीं बताएंगे, तो ये ज्ञान का आदान प्रदान, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता। कुछ आप लोग बातें बताते हैं, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ दूसरे लोग बताते हैं, कुछ पेशेंट सिखाते हैं। तो इस सब से क्या होता है कि हम जो चिकित्सा करते हैं वो सफल चिकित्सा करते हैं। कहीं ना कहीं हम मतलब चिकित्सा कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर है ना, वो अगर चिकित्सा कर रहा है तो कभी कभी डायग्नोसिस करने में, समझने में वो अटक जाता है। इसलिए संभाषा करने के लिए बोला है अपने ऋषि मुनि लोगों ने। और कहीं पर भी ऋषि मुनि लोगों ने तो यही नहीं लिखा कि ब्राह्मणों को ही आयुर्वेद सिखाओ, उसको मत सिखाओ, उसको मत सिखाओ। ये ऋषि मुनि लोग ये सबसे ऊपर थे। वो बोलते थे कि सबके साथ संभाषा करना चाहिए, कास्ट की बात यहाँ पर नहीं है। बाद में बीच में जो मुगल वगैरह आए और जिन लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट कराया, तो उन लोगों ने कास्टिज्म लिखा है आयुर्वेद में, कि ये जाति को ही बस सीखने का अधिकार है, इसको ये है। ये मुगलों ने और कुछ पॉलिटिशियन जो बड़ी जाति के लोग थे उन्होंने कहा। लेकिन आयुर्वेद सबके लिए ओपन है। और अगर ओपन नहीं होता तो हमारे पास चरक संहिता आता क्या, वाग्भट संहिता आता क्या, काश्यप संहिता आता क्या, शारंगर संहिता आता क्या, वो सबके लिए दिया गया है। यहाँ पर मुझे ये कहना था कि हम लोग ना ये प्रमेय पे और डिस्कस करना चाहिए। हमारे पास जो भी रोगी आते हैं वो आप लोग भी अपना अनुभव बताइए, मैं भी अपना बताऊंगा, और हम लोग मिल के अगर डायबिटीज फ्री लोगों को, अब क्या है ना कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है डायबिटीज की वजह से। तो बहुत सारे चिकित्सक लोग हैं, बीएमएस किए हैं, एमडी किए हैं, लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आता कि मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ब्लड विजन है, या आंखों में ऐसे स्पॉट आ रहे हैं, तो हम कहाँ चिकित्सा करें, क्या करें, हम शुगर लेवल कम करें, ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। या किडनी फेल हो रहा है डायबिटीज की वजह से, तो हम क्या चिकित्सा करें। जब तक हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, किसी का कुछ अनुभव होता है, किसी का कुछ अनुभव होता है, जब शेयर करेंगे ना, वह चिकित्सा जो रहती है, फिर हम
अभी मैंने अपने गुरु लोगों से सीखा है, तो मेरे गुरु ने सिखाया है, तभी ना आज मुझे इतना हो रहा है कि मैं मैकुलर डिजनरेशन ड्यू टू डायबिटीज उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, रेटिनोपैथी को ठीक कर सकता हूँ, रेटिनल डिटैचमेंट को ठीक कर सकता हूँ, किडनी फेलियर को मैं कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ये गुरु लोगों ने सिखाया, शेयर किया है, तभी ना। तो इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपना ज्ञान देना चाहिए, आप लोग भी दीजिए और दिल खोल के दीजिए। आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ नॉलेज दिया और आपका कुछ कम हो गया, कोई चोरी करके ले गया आपका फॉर्मूला, बिल्कुल भी नहीं। पुरुषम पुरुषम भिक्षम भाव। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट को दवाई अलग होती है, एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो जलीय धातु रहती है ना, तो उसमें मांस धातु की भी विकृति होती है, शुक्र धातु की भी विकृति रहती है, वसा की भी विकृति रहती है, लसिका की भी विकृति रहती है, और क्लेद भी है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब प्रमेय में क्लेद अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, तो क्लेद का विसर्जन कैसे हो, मतलब एक्सक्रीशन कैसे हो, बाहर कैसे निकले। तो इसलिए मूत्रोत्पत्ति जो है ना इतना विकृत स्वरूप में होती है कि जो वृक्क है वह क्या होते हैं कि वह उतना काम नहीं कर पाते, जैसा आ रहा है वैसे ही निकाल दो। कैसे भी बॉडी का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, उसको तो हमें कम करना है। इसीलिए इसमें बहुमूत्रता ये लक्षण आती है। पेशेंट आपके पास जब भी आएंगे, पूर्व रूपावस्था में भी आएंगे, तो पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, उसको प्यास बहुत लगेगी, ठस लगेगा, प्यास तृष्णा बहुत लगेगा, और उसको बहुमूत्रता होगी, और वेट लॉस, सडन वेट लॉस, ऐसे सिम्टम लेके आते हैं। भूख भी बार बार लग, और वो खाना पचता भी नहीं है, क्योंकि सारा सार भाग जो है वह तो मूत्र बन के और निकल रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें मूत्र व स्त्रोतस में विकृति होके यह प्रमेय व्याधि हो जाती है। संक्षिप्त प्रमेय की संप्राप्ति अगर हम लोग करते हैं, मैं कल आप लोगों को और भी बताऊंगा आवरणजन्य प्रमेय कैसा होता है, धातुशयात्मक प्रमेय क्या होता है, और इसके बारे में अपने आचार्य लोग क्या बताते हैं। अगर आवरणजन्य संप्राप्ति आप लोगों ने समझ लिया, थेरोटिकल तो समझ ही लेंगे, और अगर आप प्रैक्टिकली पेशेंट में आवरणजन्य प्रमेय समझेंगे, धातुशयात्मक समझेंगे, तो आप लोगों का चिकित्सा जो है वो और परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को एक जो बोलते हैं ना, अभ्यास प्राप्यते दृष्टि, जितना अभ्यास करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे पेशेंट में, उतना आप लोगों का दृष्टि एकदम क्लियर होगा। पेशेंट जैसे आएगा तो समझ आ जाएगा कि ये धातुशयात्मक इसका प्रमेय है, इसका आवरणजन्य प्रमेय है, आवरणजन्य वाला जल्दी ठीक हो जाएगा, और धातुशयात्मक को, धातुशय को ठीक करने का चिकित्सा, ये जो है ना एनालिसिस, यह आप लोग को आना चाहिए। और मैं यही चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि केवल वैद्य अरविंद पाठक बढ़े, वैद्य अरविंद पाठक का नाम हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ आयुष दर्पण के जितने चिकित्सक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़े। मतलब केवल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये परंपरा है ना, आप लोग, और मैं कभी भी ये नहीं, अपना ज्ञान कभी छुपाता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग करिए और आप लोग भी अपना अनुभव बताइए हमसे। यहाँ पर मैं मतलब एक ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग का अच्छा ग्रोथ हो। अब यहाँ पर हम लोग जब संप्राप्ति देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से दोषों की दृष्टि होती है, हम लोग अगर अंशांश कल्पना से देखते हैं तो क्लेदक कफ की दृष्टि होती है प्रमेय में, पाचक पित्त की दृष्टि होती है, और वायु में समान वायु और अपान वायु, ये चार मेन रहते हैं। क्लेदक कफ, पाचक पित्त, समान वायु और अपान वायु, इनकी दृष्टि हो जाती है। ये विकृत स्वरूप में काम करते हैं, और मतलब हम बोलेंगे प्रमाणतः विकृति हो जाती है और गुणतः विकृति हो जाती है। क्वांटिटी जो रहती है वह विकृत, क्लेदक कफ का द्रव गुण बढ़ जाता है, उसी तरह से पाचक पित्त भी द्रव गुण से विकृत हो जाता है। समान वायु का कार्य बिगड़ जाता है। समान का जो कार्य है, समानो अग्नि तिष्ठता कोष्ठे चरती सर्वथा, फिर से समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरती सर्वथा, फिर क्या बोलते हैं, अन्नम ग्रहणाति पच्यति विवेचयति मुंचति च, अन्न का ग्रहण करना, अन्न का पचन करना, अन्न का मुंचन करना, ये जो है ना क्रिया समान का, वह सब विकृत हो जाता है। वह अग्नि के पास रहते, अग्नि ही विकृत है तो समान भी विकृत हो जाएगा। समान वायु विकृत हो गया तो वह अन्न का ग्रहण करना, पचन करना, विवेचन करना, शोषण करना और एक्सक्रीशन करना, ये सब नहीं कर पाएगा। और अपान जो है वह तो मूत्र को कैसे भी विकृत स्वरूप से निकाल रहा है, प्रेशर कम करने का काम करता है, अपना उसका प्राकृतिक कार्य तो हो ही नहीं पाता है। इसी तरह से दुष्य देखेंगे तो मेद, मांस, लसिका, मज्जा और रक्तादि धातु, टोटल 10 इसमें दुष्य रहते हैं, सारे जलीय धातु रहते हैं। उसी तरह मतलब मेद है, रक्त है, शुक्र है, लसिका है, वसा है, फिर मज्जा है, रस है, ओज है, मांस है, ये सब दुष्ट हो जाते हैं। स्त्रोतस अगर दुष्ट देखेंगे तो मेदो व स्त्रोतस, इसीलिए डायबिटिक, मेदो व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है तो वपा वहन और वृक्क है। तो डायबिटिक पेशेंट ज्यादातर बहुत दिन तक डायबिटीज रहा तो वह किडनी फेलियर में जाते ही जाते हैं। मेदो व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है तो वृक्क है।
इसलिए मेदो व स्त्रोतस को ध्यान में रखना है। और दूसरा मूत्र व संस्थान में भी वृक्क से ही, भले आयुर्वेद बोलता है कि मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय से बनती है, लेकिन मूत्र व संस्थान का भी रिलेशन वृक्कों से है, वहीं पर फिल्टर होता है, वहीं पर ही मूत्र जो है वो फिल्टर होके सब बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है। तो मेदो व स्त्रोतस और मूत्र व स्त्रोतस इनकी दृष्टि हो जाती है। और इनका उद्भव स्थान क्या है, तो अंतकोष्ठ, क्योंकि अंतकोष्ठ में ही क्लेदर कफ की विकृति हो रही है, पाचक पित्त विकृत हो रहा है, सामान और अपान की दृष्टि हो रही है, तो अंतकोष्ठ से ही उत्पन्न होता है। मतलब ये बहिमार्ग का स्त्रोतस का व्याधि नहीं है, या फिर ये मर्माश्रित संधि का नहीं है, वहां बाद में मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लेकिन ये अंतकोष्ठ से शुरू होता है, यहीं से उद्भव होता है। मतलब जैसे गंगा जी का गंगोत्री, यमुना जी का यमुनोत्री से होता है, उसी तरह से उद्भव स्थान जो है वह अंतकोष्ठ ही है। इसी तरह से संचार जो है, रसायनियां हैं जितने भी अपने शरीर में जो सिस्टम है वह है। तो रसायनम दौर्बल्य न ऊर्ध्वम उत्तिष्ठन्ति प्रमेहिणाम दोषा, सुश्रुत संहिता में बोलते हैं कि रसायनी दुर्बल हो जाती है, वह प्रमेही रोगी में बहुत ज्यादा विकृत स्वरूप की हो जाती है। फिर इसका व्यक्ति कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ व्यक्त होता है, तो मूत्र मार्ग में होता है और वृक्कों पे होता है। मतलब किडनी फेल हो जाएगा, किडनी का कार्य अच्छा नहीं होगा। यूरिन से हमें समझ आता है कि कफज प्रमेह है, पित्तज प्रमेह है, वातज प्रमेह है। तो इस प्रकार प्रमेह का संप्राप्ति के में विशेष संप्राप्ति का भी अभ्यास का महत्व है। वातज प्रमेह में जो हम लोग देखेंगे कि मधुमेह जो हो जाता है वह किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल मैं आप लोगों को आवरण जन्य संप्राप्ति और मैं क्षयात्मक संप्राप्ति जो चरक संहिता में बताया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा बेसिक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर हम जब पेशेंट देंगे तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा। तो हम ये कल देखेंगे। फिर मधुमेह की संप्राप्ति क्या होती है वह भी हम लोग कल देखेंगे। तो आप फिर मजा जगह जब हम संप्राप्ति देखेंगे। फिर चिकित्सा के लिए तो 1.5 लाख दवाइयां हैं मधुमेह की, आप कोई भी दवाई करिए, लेकिन संप्राप्ति समझ आना चाहिए, वो हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग का जो भी प्रश्न है वो कृपया इनबॉक्स में लिख दीजिए, और आप लोग मेरे पढ़ाने से सहमत है कि नहीं सहमत है, अगर नहीं सहमत है वो भी लिखिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ के और बताने का कोशिश करूं। मैं सिंप्लीफाई करके इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं इसको और हाई लेवल से पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई नॉन मेडिको भी देखे तो उनको भी समझ आए, बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी समझ आ जाए, एमडी स्टूडेंट को भी समझ आ जाए, पीएचडी स्कॉलर को भी समझ आ जाए। मतलब मैं हर तरह के जो भी अपने ऑडियंस है उन तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके बताने का कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ताराचंद साहू जी आपको भी हैप्पी होली। वसु जी नमस्ते, प्रणाम आपको। राजकुमार धवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। देखिए होली का त्योहार है, लेकिन तब भी आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाया। वो जो तलब है, एडिक्शन है ना, कि पढ़ना ही है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो एंजॉय बाद में कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई तो करना है, हमें समझना है। ये चीज बहुत अलग ही है आप लोगों में, इसलिए तो मैं इतना आप लोग का फैन हूँ। मैं आप लोग की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, क्योंकि आप में इतने गुण हैं। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक जी नमस्ते, दिलीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। प्रमेय पे हम लोग और चर्चा करेंगे और डीप में जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिज्ञा चौहान जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश महाजन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो। सिंपल लैंग्वेज है। क्लेदर कफ का द्रव गुण बढ़ गया है, पाचक पित्त का द्रव गुण से अग्निमंद हो गया है, पाचक अग्नि विकृत हो गई है, समान वायु अपना कार्य नहीं कर पा रहे, अपान वायु अपना कार्य। सिंपल है। जो आप लोग, अगर मैं बोलूंगा कि द्रव गुण बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, इतना कंफ्यूजन पैदा करूंगा, तो आप लोगों को वो सब बाउंस होगा। हमें क्या है, हम चिकित्सक हैं, हम ना शास्त्र को उतना पढ़ते हैं कि हमें वो बेसिक चीज समझ आ जाए, और समझ आ जाए हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। हमको उतना उस लेवल तक पढ़ना है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर योगेश जी बोल रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज 7-year-old बॉय लास्ट वीक डायग्नोस्ड, 400 शुगर अंडर इंसुलिन, सजेस्ट आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बारे में सर बोला है ना योगेश जी, इसमें बोला है कि सहज होता है, कुलज होता है, मतलब कुल में वो आ रहा है इसलिए हो रहा है। अब इसमें आपको यही चीज है कि धातुओं की शिथिलता है, उसमें क्लेदर कफ की विकृति है, उसमें पाचक पित्त की विकृति है, समान और अपान की विकृति है। तो इसको हम लोग जैसे बहुत सारी दवाइयां, आप केवल ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं तो मैं ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू आपने पूछा, तो ये कुलज इतिहास से उनके जीन्स में आया, और आयुर्वेद भी इसको एक्सेप्ट करता है। आयुर्वेद भी यही बोलता है कि कुलज इतिहास में उन लोगों का पूरा मेटाबॉलिज्म ही विकृत रहता है, और इसलिए टाइप 1 डायबिटीज तो अंग्रेजों ने नाम रखा है,
असली में आयुर्वेद में ये कुलज प्रमेय ऐसा बताया ही है, पहले से ही बताया है। तो ये मैंने बता दिया। चिकित्सा जानना है तो आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहां हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर पल्लवी, या फिर आप रुक जाइए, मैं अगले 2-3 दिन के बाद में सारा चिकित्सा बताने ही वाला हूँ। डॉक्टर पल्लवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते प्रणाम आपको। हैप्पी होली। नीलम जी आप इंटरेक्टिव सेशन में नहीं आ रही हैं, आप हमसे नाराज मत रहिए। आपका जो भी है आप आके बोलिए कि आप क्यों नाराज हैं, इंटरेक्टिव सेशन में क्यों नहीं आ रही हैं। सब लोग आपको मिस कर रहे हैं नीलम मैम, आप जरूर आ जाइए। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। रोहित अरोरा जी बोल रहे हैं सर प्रोटीन यूरिया का फॉर्मूला आपने दिया था देवदा त्रिफला, वह मैं आपको सेशन में ही बता दूंगा। वो एल्बुमिन कार्ड है, वो मैं बताऊंगा आपको, आप सेशन में आइए। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये आप नए लोग जो रहते हैं उनके लिए बताया है। जो लोग पुराने प्रैक्टिशनर हो जाते हैं वो लोग तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप सेशन में आए तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर वैद्य राहुल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पल्लवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैशाली मैम आप आ नहीं रही हैं सेशन में, सब लोग भूल रहे, याद करें, मतलब आपको बहुत मिस कर रहे हैं वैशाली मैम। आप जरूर सेशन में आ जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा अच्छा बात बताती हैं। और आपके मम्मी पापा कैसे हैं वो भी बताइएगा वैशाली मैम। और आपने आयुर्वेद व्यासपीठ का मुझे डायरी भी नहीं दिया, मैं वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर चरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए मुझे सबका सब बात याद रहता है, मेरा मेमोरी बहुत शार्प है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि सर कल माधव निदान अष्टांग हृदय का सेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि माधव निदान में हमको कृमि निदान पढ़ना है। तो सर ने बोला है कि एक दिन छुट्टी होना चाहिए सभी लोगों को, होली का मॉर्निंग का नहीं होगा कुछ। और अष्टांग हृदय का हम चिकित्सा स्थान शुरू करने वाले हैं। तो और वो भी टीका से भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे, अरुंधत की टीका। और मैं चाहता हूं ना कि आप सारे वैद्य जो है ना संस्कृत सीखिए, संस्कृत। तो एक श्लोक रहेगा उसमें जो टीका है अरुंधत जी की, वह संस्कृत में है। तो उसको समास को कैसे फोड़ना है, उसको संधि कैसे समझना है, संस्कृत अगर पढ़ेंगे ना, और संस्कृत में वो सारी चीजें ऋषि मुनि लोगों की बात समझेंगे, तो आप लोग को और अच्छा से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग अष्टांग हृदय की संस्कृत वाला जो टीका वाला हमारा सेशन शुरू होगा, एक श्लोक पे हम लोग बहुत बार चर्चा करेंगे। संस्कृत अगर नहीं पढ़ेंगे, और संस्कृत कोई डिफिकल्ट नहीं है, देववाणी है, और आप सब लोग को आना ही चाहिए। इसलिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, आप लोग भी आइए, बहुत मजा आएगा। तो ये हम परसों से करेंगे, कल तो छुट्टी रहेगा, सुबह का सेशन नहीं होगा, शाम का होगा। डॉक्टर दीपा कुलकर्णी जी नमस्ते प्रणाम आपको। हैप्पी होली आपको भी। डॉक्टर भूपाल लक्ष्मण जी बोल रहे हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी लेग में हो तो ट्रीटमेंट क्या दें? देखिए न्यूरोपैथी है ना, तो मैंने बताया ना, मज्जा को वो दूषित कर रहा है, तो उसमें मज्जा पे काम करने वाली दवाइयां, त्रिवंग भस्म है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, वसंत कुसुमाकर रस है, जो मज्जा को अच्छा करता है और क्लेद को निकालता है। मैं इस पर और अच्छे से बताऊंगा आगे आने वाले सेशन में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। और मैं आप लोगों को चैलेंज देके बोल सकता हूँ, आप लोग जो पूरा प्रमेय को समझ लेंगे, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा। आप लोग जो चिकित्सा करेंगे और एक जो डायबिटोलॉजिस्ट जो चिकित्सा करता है, उन दोनों की चिकित्सा में देखिएगा आप लोग ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि वो केवल इंसुलिन देंगे या नॉन इंसुलिन मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड देंगे, और बस उससे मैनेज करेंगे। आप लोग जो चिकित्सा करेंगे उससे पेशेंट का आयु बढ़ेगा, जो रसायन के गुण है वह सब प्राप्त होगा। इसीलिए ना, प्रमेय के बिना अग्निमांद भी के भी हो सकता है क्या? प्रमेय बिना अग्निमांद के नहीं होता। रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अग्निमंदता होती ही होती है। प्रमेय बिना अग्निमंद के हो ही नहीं सकता। अर्श बिना अग्निमंद के नहीं हो सकता। ग्रहणी रोग बिना अग्निमंद के नहीं हो सकता। अतिसार नहीं हो सकता। रक्त पित्त नहीं हो सकता। ज्वर नहीं हो सकता। सभी व्याधियों में अग्निमंदता यह होता ही होता है। तो अग्नि अग्नि पे हम लोग काम करते हैं, धातु अग्नि को अच्छा करते हैं, धातु अग्नि अच्छा करते हैं, क्लेद को ठीक करते हैं, तो उसके बाद में शिथिलता ठीक होती है, दुर्बलता ठीक होती है। बिना अग्निमंद के हो ही नहीं सकता। जिस तरह से ऐसे बोलते हैं ना कि हर चीज का बेसिक चीज होता है, मतलब हर व्याधि का एक बेसिक एलिमेंट होता है। जैसे पूरा संसार बना है तो पंच महाभूत से बना है, उसी तरह से व्याधि हो रही है तो व्याधि में सबसे पहले अग्निमंदता हो रही है। अगर पेशेंट ने टाइम पे खाना खाया, व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया, टाइम पे सब दिनचर्या और ऋतुचर्या का फॉलो कर रहा है, उसकी अग्निमंदता नहीं है तो प्रमेय होगा ही नहीं।
तो इसलिए हमें अग्नि मान्यता की यही हम चिकित्सा में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आवरण क्या हो रहा है, फिर मधुमेह क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट, सब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर पवन शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। पवन जी इतने बढ़िया डॉक्टर ने कि क्या बताएं। पवन जी हैं तो आप है बाहर है, ऐसा लगता है, हर समय दिल खुश हो जाता है। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 इंटरेक्टिव सेशन पे हम लोग आइए, हम लोग बात करेंगे। और प्रमेय पे हम लोग अभी आने वाले जो दिन है उसमें प्रमेय पे अंशांश कल्पना से करेंगे, बातें करेंगे, आप लोग भी अपने अनुभव बताइए, तो फिर बहुत मजा आएगा। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, हैप्पी होली सभी लोगों को।